नमस्कार। आज हम भारतीय लोकतंत्र के 70 साल के एक लंबे, दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी इसके राष्ट्रीय चुनावों के जरिए। ये कहानी एक पार्टी के दबदबे से शुरू होती है, फिर गठबंधन की राजनीति के दौर से गुजरती है और घूमकर फिर एक पार्टी के वर्चस्व तक आ पहुंचती है। जरा इस नंबर को देखिए, 90 करोड़ से ज्यादा। ये भारत के वोटर्स की संख्या है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज या लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। इतने सारे लोग मिलकर यह तय करते हैं कि देश की कमान किसके हाथ में होगी। ये स्केल ही अपने आप में कमाल का है। तो सवाल ये उठता है कि आज हम जो ये पॉलिटिकल सीन देखते हैं, ये आखिर बना कैसे, इसकी नींव कैसे पड़ी। तो चलिए इस कहानी को जरा शुरू से समझते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1947 से। भारत आजाद हो चुका था और अब एक नए राष्ट्र की, एक नए लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है लोकसभा, मतलब भारत की संसद का निचला सदन। ये वही जगह है जहां देश की किस्मत के बड़े बड़े फैसले होते हैं, और सरकार वही बनाता है जिसके पास यहां बहुमत यानी मेजॉरिटी होती है। तो भारतीय राजनीति का जो पहला बड़ा चैप्टर था वो था एक पार्टी के शासन का, एक छत्र राज, और वो पार्टी थी कांग्रेस। आजादी के बाद के पहले 4 चुनाव देखिए, 1951, 57, 62 और 67। हर बार कौन जीता? कांग्रेस। और सिर्फ जीती नहीं, बल्कि जबरदस्त बहुमत से जीती। वजह भी साफ थी। एक तो आजादी की लड़ाई की विरासत उनके साथ थी, और दूसरा एक बहुत मजबूत नेतृत्व। तो कह सकते हैं कि उस जमाने में कांग्रेस और सरकार एक ही बात थी। और इस दौर की कमान थी जवाहरलाल नेहरू के हाथों में। वो प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका था प्राइमस इंटर पेरेस, मतलब बराबर वालों में पहले। वो अपने कैबिनेट के साथ मिलकर फैसले लेते थे, और इसी सोच ने भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जड़ों को काफी मजबूत किया। और फिर आया साल 1984। ये वो साल था जब कांग्रेस अपनी ताकत के शिखर पर थी। 404 सीटें। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी को मिला ये सबसे बड़ा मैंडेट था। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद पर्दे के पीछे कहानी बदल रही थी। देश में एक बेचैनी थी, एक असंतोष था जो आने वाले एक बड़े सियासी भूचाल की तैयारी कर रहा था। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक टर्निंग पॉइंट। साल था 1989, एक ऐसा चुनाव जिसने सब कुछ बदल दिया। और इस बदलाव के केंद्र में थे एक शख्स। हुआ ये कि 1989 के चुनाव में भारत के इतिहास में पहली बार किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। दशकों से जो एक पार्टी के राज का सिलसिला चला आ रहा था, वो एक झटके में टूट गया। और इस नए सियासी सिचुएशन में एक नया चेहरा सामने आया, वीपी सिंह। कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री थे, लेकिन उनकी इमेज थी मिस्टर क्लीन की। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी आवाज बनकर वो उभरे। और बस यहीं से भारतीय राजनीति में एक नए शब्द की एंट्री हुई, गठबंधन सरकार, मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार जहां सत्ता किसी एक के पास नहीं होती, बल्कि कई पार्टियां मिलकर एक समझौते के तहत सरकार चलाती हैं। और वीपी सिंह ने जो गठबंधन बनाया वो तो किसी अजूबे से कम नहीं था। जरा सोचिए, उनकी सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रही थी एक तरफ राइट विंग बीजेपी और दूसरी तरफ लेफ्ट विंग की कम्युनिस्ट पार्टियां, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ। ये एक ऐसा सियासी एक्सपेरिमेंट था जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब वीपी सिंह की सरकार 2 बड़ी और बिल्कुल अलग अलग ताकतों के बीच फंसी थी। एक तरफ था सामाजिक न्याय का मुद्दा। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, यानी ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। इस एक फैसले ने देश की जाति आधारित राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और दूसरी तरफ थी धार्मिक गोलबंदी। बीजेपी की राम रथ यात्रा जोरों पर थी। ये दोनों एजेंडे एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। और फिर चीजें बहुत तेजी से बदलीं। मंडल रिपोर्ट लागू होते ही देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फिर वीपी सिंह ने राम रथ यात्रा को रोकने का आदेश दिया और एल के आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। बस फिर क्या था, बीजेपी ने अपना सपोर्ट खींच लिया और सिर्फ 343 दिनों में यह ऐतिहासिक सरकार गिर गई। वीपी सिंह की सरकार भले ही 1 साल भी नहीं चली, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबा था। इसने इंडियन पॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल दिया। अब एक नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा उलझे हुए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। 90 के दशक के चुनावों को देखिए।
1991, 96, 98, 99 किसी भी चुनाव में किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली। जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी उसे भी सरकार बनाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। मतलब गठबंधन अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुका था। तो इस नए दौर की पहचान क्या थी? पहली बात, रीजनल पार्टियां मतलब राज्यों की पार्टियां बहुत पावरफुल हो गईं। दूसरी, सेंटर में सरकारें स्टेबल नहीं रहती थी, अक्सर गिर जाती थीं और लगातार मोल भाव चलता रहता था। तीसरी, पॉलिटिक्स अब पहचान पर ज्यादा फोकस हो गई, मतलब जाति और धर्म के मुद्दों पर। और चौथी और सबसे अहम बात, इसी दौर में बीजेपी एक बड़ी नेशनल पावर बनकर उभरी। तो कुल मिला के कहें तो जो शुरू के दशकों की एक पार्टी वाली स्टेबिलिटी थी, ये दौर उसके बिल्कुल उलट था। ये दौर था नेगोशिएशन का, कॉम्प्रोमाइज का। सत्ता अब किसी एक सेंटर में नहीं थी बल्कि कई छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गई थी। और ये कहानी हमें ले आती है आज के दौर में। तो सवाल ये है कि क्या वो जो बिखरी हुई राजनीति का दौर था वो अब खत्म हो गया है? 2019 के चुनाव नतीजों को देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी ने अकेले दम पर 303 सीटें जीतीं, जो मेजॉरिटी के आंकड़े से काफी ज्यादा हैं। ये 90 के दशक के उन नतीजों से एकदम अलग है जहां किसी को बहुमत ही नहीं मिलता था। और ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले 2014 में और फिर 2019 में लगातार 2 बार बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। ऐसा 30 साल बाद हुआ था। आखिरी बार ये 1984 में कांग्रेस ने किया था। तो ये है भारतीय लोकतंत्र के 70 सालों का सफर। एक पार्टी के दबदबे से शुरू, फिर गठबंधन की उठापटक से गुजरते हुए और अब वापस एक पार्टी के प्रभुत्व वाले एक नए दौर तक। और ये सफर हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि दशकों के इस उतार चढ़ाव के बाद भारत का सियासी भविष्य कैसा होगा। क्या ये नाजुक गठबंधनों का होगा या फिर एक पार्टी के दबदबे का दौर लौट आया है? खैर, इसका जवाब